नमस्कार साथियों। हमास और इजराइल के बीच में जो अभी हाल ही में संधि हुई थी वो टूट गई है। इस वीडियो में हम उन कारणों की बात करेंगे जिसकी वजह से यह संधि टूटी है। देखिए, जो संधि टूटी है, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, अरबिक कल्चर को जानने वाले लोग हैं, जो इस्लामिक कल्चर को जानने वाले लोग हैं, वो पहले ही कह रहे थे कि यह संधि टूटनी है, यह संधि नहीं चल पाएगी। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल नहीं हुए। उनको अंदाजा रहा होगा कि क्या होने वाला है। और वजह भी थी, जो ट्रंप का जो अजीब सा बिहेवियर है, जो पाकिस्तान की वहां प्रेजेंस थी, उसकी वजह से भी मोदी वहां प्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन यह बात भी है कि उनको अंदाजा रहा होगा कि क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान का बिहेवियर है, पाकिस्तान और हमास के बिहेवियर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो उनको अंदाजा रहा होगा कि क्या होने वाला है। और शायद इसीलिए वो इस समझौते में, इस पीस एग्रीमेंट में नहीं गए। अब हम पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या, जो इंस्टेंट कारण है वो क्या था। देखिए, इंस्टेंट कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो संधि को तोड़ना, वो इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट कारण ये ना होता तो कुछ और भी हो सकता था। तो पहले हम ये देखते हैं कि अभी इस केस में इंस्टेंट कारण जो तुरंत जो घटित हुआ वो क्या था, जिसकी वजह से यह संधि टूटी है। तो हुआ क्या, इजराइल के 2 सैनिक उस संधि के बाद मारे गए। इजराइल का कहना यह है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल का उपयोग करके या फिर किसी और साधन का उपयोग करके उन पर अटैक किया, जिससे कि उनके 2 सैनिकों की मौत हो गई। और यह हुई कहां पे? गजा में, रफा जो जगह है वहां पे ऐसा हुआ। इसके बदले इजराइल ने हमास पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है। तो दोनों तरफ से ही अब उस संधि को तोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ अमेरिका ने यह कहा है कि उसके पास गुप्त सूचना है कि हमास जो है वो गजा पर ही हमला कर सकता था, जिससे कि इस संधि को तोड़ा जा सके। हालांकि हमास ने दोनों ही चीजों को नकारा है। अमेरिका ने जो क्लेम किया है उसे भी नकारा है, और जो इजराइल ने कहा है कि उसके 2 सैनिक हमास द्वारा मारे गए हैं उसको भी नकारा है। उसने कहा है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। अब जहां तक अमेरिका की बात है, जो उसके इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनमें अगर सच्चाई भी है तो भी उन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। जिस तरीके से ट्रंप का व्यवहार रहा है, ट्रंप कुछ भी कह देते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह पाई है, उनका विश्वास करना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है। इन चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि मुख्य कारण क्या रहे होंगे, कि जो संधि हुई उनमें क्या कमियां रही कि जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी टूटी। देखिए, जो फाउंडेशन है, जो नींव थी उस संधि की, वो बहुत मजबूत नहीं थी। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो इजराइल हो या हमास हो, वो मन से तैयार नहीं थी। उनके साथ जबरदस्ती की गई थी, उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया गया। ट्रंप को बहुत जल्दी थी संधि कराने की, क्रेडिट लेने की। इस वजह से जब वो नींव ही मजबूत नहीं थी तो उसका टूटना बहुत स्वाभाविक था। दोनों ही साइड ये मानने वाले थे कि हमारे साथ विश्वासघात होगा दूसरे ओर से, यानी कि उनमें जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें था ही कि हमारे साथ विश्वासघात होगा, और फिर उसके ऊपर जो बंधक हैं उनकी जो रिहाई होनी थी उनमें, उसमें बहुत डिले हो रहा है। तो जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो बहुत कम है। इजराइल को यह लग रहा है कि अगर ये हमारे बंधक ही नहीं छोड़ रहे तो फिर इनमें ये कोई हमारे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। तो जो मुख्य मुख्य जो अनरिजॉल्व इशू हैं वो क्या हैं? एक तो बंधकों की रिहाई है, इजराइल के जो बंधक हमास के पास हैं उनकी रिहाई है, एक बात। और दूसरी बात, जो हमास का रोल डिसाइड किया है इस पीस एग्रीमेंट में अमेरिका और देशों ने, तो वो जो है उसको ऐसा नहीं लगता कि हमास उससे एग्री है। इस वजह से इस संधि का टूटना बहुत स्वाभाविक था। अब हम बंधकों की बात करते हैं कि क्या डिसाइड हुआ था और पीस जो एग्रीमेंट है उसके बाद हुआ क्या एक्चुअली में। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने पैलेस्टाइन के 1900 बंधकों को छोड़ा उस समय, और हमास ने जब अटैक किया था तो 1200 के लगभग लोगों को तो तुरंत मार दिया था 7 अक्टूबर 2023 को ही, और 251 लोगों को, लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर वो अपने साथ ले गए थे। अब जो इस पीस एग्रीमेंट में बात हुई थी वो ये हुई थी कि उसमें से जो बंधक हैं 20 तो जीवित जो बंधक हैं उनको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, वो उन्होंने छोड़ भी दिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि 28
मृत जो लोग हैं, जो उनके बंधक हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनमें से 28 लोगों को और छोड़ा जाएगा, यानी कि उनकी लाश को इजराइल को दिया जाएगा। अब सारा पेज जो है यही फंसा हुआ है। उन्होंने 28 की बात कही थी और उसमें से केवल 7 लोग छोड़े हैं, 21 लोगों का कुछ नहीं पता। तो जो 250 लोग उन्होंने बंधक बनाए थे, उसमें से टोटल 48 लोगों की बात हुई, 200 लोगों का तो पता ही नहीं है कहां है। तो जो 48 लोग हैं उसमें से भी जो 27 मृत लोगों की लाश जो देनी थी, उसमें से केवल 7 लोग ही दिए। तो बाकी के कहां हैं? इजराइल की ये डिमांड है और उसमें डिले हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ये डिले है उसका क्या कारण हो सकता है, क्यों हमास जो है इजराइल के बंधकों को, इजराइल के लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि हो सकता है हमास जो है और बार्गेनिंग करना चाह रहा हो, वो जो पीस एग्रीमेंट था उससे सहमत ना हो, उसे और अपने लोग छुड़वाने हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहां पे पेज फंसा था? एक तो पेज फंसा था जो हमास का जो लीडर था, जो मुखिया था याह्या सिनवार, उसकी लाश के लिए हमास ने बोला था कि उसकी लाश, उनके मुखिया की लाश उनको सौंप दी जाए, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं हुआ था। और दूसरा था एक फतह पार्टी का लीडर, यानी कि जो दूसरा पार्ट है वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन का, उसका एक लीडर है फतह पार्टी का मरवान बरगोटी। तो इसको भी हमास ने मांगा था। यह जीवित व्यक्ति है जिसको 2004 में इजराइल ने गिरफ्तार किया था सुसाइड बॉम्बिंग के केस में। तो इन दोनों को देने के लिए, यहां सिनवार की तो लाश देने के लिए इजराइल तैयार नहीं हुआ और इसको जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हो सकता है हमास इस तरीके की कोई बार्गेनिंग करना चाह रहा हो या कोई और बार्गेनिंग उसके दिमाग में हो। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो हमास है वो कोई स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसमें एक टॉप कमांडर है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे, यानी कि अगर जो टॉप लीडरशिप है वो जो ऑर्डर कर देगी वो नीचे तक फॉलो होगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, रैंडम लोग उसमें काम करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि जो टॉप लीडरशिप है वो चाहती हो, उसने अपने हिसाब से उस टाइम पे बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया कि हम इतने लोग देंगे, लेकिन जो और फैक्शंस हैं और जो गुट हैं वो इसके लिए तैयार ना हो। छोटे छोटे जो गुट हैं वो अपने फायदे के लिए उन बंधकों को छोड़ने को तैयार ना हो और वहां पे जो टॉप लीडरशिप है वो काम ना कर पा रही हो। एक संभावना ये भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी संभावना है, जिसका सबसे बड़ा डर है, वो ये है कि जो 21 लोग उसको और दिए जाने थे, इजराइल को जो दिए जाने थे, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमास के टेररिस्ट ने उनके साथ दुराचार किया हो, जो महिलाएं हैं उनका यौन शोषण किया हो और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई हो। तो जब उनका टेस्ट होगा तो उसकी पोल खुलेगी हमास की, और जो इजराइल उसके बाद करने वाला है हमास के साथ, या फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर उस पर बनने वाला है हमास के ऊपर, उससे डर के हो सकता है वो लाश देने के लिए तैयार ना हुआ हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो इजराइल का मानना है वो ये है कि जो 250 लोग हमारे इन्होंने बंधक बनाए, वो चाहे जीवित हो मृत हो, हमें सारे के सारे लौटाए जाएं। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये लोग कह दें कि हाँ वो लोग मर गए हैं और उनमें से कोई जीवित हो और बाद में उनके लिए बार्गेनिंग की जाए, या फिर जो फीमेल हैं उनके साथ कॉन्टिन्यूअस दुराचार होता जाए, यौन शोषण होता जाए। तो इजराइल का मानना साफ साफ ये है कि हमारे जितने भी लोग बंधक बनाए गए थे वो सारे लौटाए जाएं, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो। तो ये जो पेज है ये सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अब जो दूसरी बात है, जो हमास का जो रोल है, जो इस संधि में हमास का रोल क्या डिसाइड हुआ कि हमास को तब तक कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वो अपने हथियार ना छोड़ दे। अगर हथियार छोड़ने होते तो वो अभी तक छोड़ चुका होता। तो यहां पे सबसे बड़ा पेच ये है कि जो हमास का वर्चस्व है, जो उसके सपोर्टर्स हैं, उनमें जो क्रेडिबिलिटी है हमास की, उसकी पावर की, तो हमास ये नहीं चाहेगा कि इस तरीके का समझौता हो, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, उनके सपोर्टर्स उनसे टूट जाएं, अलग हो जाएं। देखिए, अगर ऐसा होता है, जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अगर उनमें यह हो गया कि हमारा जो लीडरशिप है वो कमजोर है, तो वो टूटकर अलग हो जाएंगे और अपने अपने अलग दल बना लेंगे या कुछ और अपने काम धंधे में लग जाएंगे, जो हमास कभी नहीं चाहेगा। और हमास के पीछे है ईरान, तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि हमास घुटने टेक दे। तो हमास को मनाने के लिए पहले ईरान को संभालना जरूरी है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि जब तक ईरान को इसके लिए तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हमास नहीं मानेगा, क्योंकि हमास के पीछे जो पावर है, चाहे वो फाइनेंशियल पावर है, चाहे वो हथियारों की पावर है, वो जो ट्रेनिंग है, सब कुछ मिला के
वो ईरान द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो ईरान की सपोर्ट है उसे। इसलिए इस एग्रीमेंट के हिसाब से हमास से हथियार गिरवाना आसान नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। जो वो संधि हुई, अब वो टूट गई, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अब क्या क्या हो सकता है। पहली बार तो ये हो सकता है कि ये जो संधि है वो रिन्यू की जाए, दोबारा से प्रस्ताव लाया जाए कि क्या क्या हमास की जो डिमांड्स हैं उन पर काम हो, कि वो क्या चाह रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि रिन्यूअल हो, दोबारा से दोनों ग्रुप्स को बैठाया जाए और उनकी सहमति से एग्रीमेंट बनाया जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो अभी युद्ध चल रहा था बिल्कुल वैसा ही फिर से फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। जो तीसरी बात है, जो तीसरी ऑप्शन है या तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एस्केलेशन कंट्रोल हो, यानी कि वॉर होगा लेकिन लिमिटेड होगा। यानी कि जब हमास कोई एक्टिविटी करेगा तो उसकी रिएक्शन इजराइल देगा। जो इजराइल है वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता कि इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर आए, तो जब हमास उस पर हमला करेगा तब वो उस पर भारी कार्रवाई करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेशर जो है वो इजराइल और हमास दोनों पर है। इजराइल पर प्रेशर है अपने लोगों को छुड़वाना, उसके लिए उसके लोगों की जो जान की कीमत है वो बहुत ज्यादा है, जान की कीमत भी, और अगर वो मर गए हैं, वो जीवित नहीं है, तब भी उनकी लाश को वापस लेकर आना ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो उन पर एक प्रेशर है और हमास पर प्रेशर है अपने वर्चस्व को बनाए रखना, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना, अपने अस्तित्व को बनाकर रखना। तो अब देखते हैं कि आगे सच में होगा क्या, जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी और हम उसका विश्लेषण करके आपके पास प्रस्तुत होंगे। तो ये वीडियो हमारा था इतना ही। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।